गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू सीयूईटी वर्ल्ड। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि सीयूईटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे हम लोग 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हर टॉपिक के, इंडियन पॉलिटी हो, पॉलिटिकल थ्योरी, आईपीटी, डब्ल्यूपीटी, ये सब डिस्कस करेंगे आज से नेक्स्ट वीक तक। उसी सीरीज़ में कल हमने इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करे थे 25। इसी सीरीज़ में आज पॉलिटिकल थ्योरी प्लस आईपीटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा, अगर आपको जो आंसर इसका लगता है आप चैट बॉक्स में लिखिए, कुछ सेकंड के लिए मैं रुकूंगा, उसके बाद आपको सही आंसर बताऊंगा। ये क्वेश्चंस जो है, देखो सीयूईटी का जो पैटर्न है उसमें दोनों तरफ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल भी और कॉन्सेप्चुअल भी। देखो इजी से लेके टफ तक, मीडियम तक हर लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि जो सीयूईटी है उसी एग्ज़ाम से एक छोटे से छोटे कॉलेज में भी एडमिशन होगा, कोई लोकल कॉलेज हो या बड़े से बड़ा डीयू जेएनयू हो, वहाँ भी उसी टेस्ट से ही एडमिशन होगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सारे लेवल के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं जो जो आ सकते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी हो या आईपीटी हो उससे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म या बहुलवाद जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो आइडियोलॉजी है, उसके अनुसार राज्य का मुख्य कार्य क्या है। देखो थ्योरी ऑफ स्टेट जब आप पढ़ते हो तो आप लिबरलिज्म के अनुसार क्या इंपॉर्टेंट वर्क है स्टेट का, मार्क्सिज्म के अनुसार क्या इंपॉर्टेंट वर्क है स्टेट का, प्लूरलिज्म के अनुसार क्या इंपॉर्टेंट वर्क है गांधीज्म के अनुसार। तो उसी में से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लूरलिज्म के अनुसार इंपॉर्टेंट वर्क सबसे ज़्यादा क्या है। ऑप्शन नंबर ए, टू प्रमोट ऑल राउंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। ऑप्शन नंबर बी, कोऑर्डिनेट एंड हार्मोनाइज एक्टिविटीज ऑफ ऑल ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस। सारे जो ग्रुप्स और एसोसिएशंस हैं स्टेट में, उन सभी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करना। तीसरा, जो कॉन्फ्लिक्ट है कैपिटल और लेबर के बीच, उसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रेगुलेट करना। चौथा, जो एसेंशियल गुड्स हैं, जो बहुत ज़रूरी गुड्स हैं समाज के, उनको प्रोड्यूस करना। इन चारों में से राज्य का सबसे मुख्य कार्य क्या है। तो बहुलवाद, बहुलवाद जो है वो आइडियोलॉजी कहती है कि जो राज्य है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या एसोसिएशन का एक एसोसिएशन है, तो उन सारे एसोसिएशन में कोऑर्डिनेट कराने का काम राज्य का है, ये बहुलवाद कहता है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेट एंड हार्मोनाइज एक्टिविटीज ऑफ ऑल ग्रुप्स एंड एसोसिएशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट मिल ऑफर्स इन डिफेंस ऑफ लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा एक रीजन नहीं है। मिल क्या करता है, मिल 3 रीजन देता है, लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सपोर्ट में मिल जो है 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट देता है। आप जीएस मिल एज अ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप पढ़ो, या लिबर्टी वाले चैप्टर में पढ़ो, सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो जीएस मिल जो है 3 डिफरेंट आर्ग्यूमेंट देते हैं। यहाँ पे उसने ऑप्शन में 4 आर्ग्यूमेंट दिए। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि इन चारों में से जो है कौन सा वो आर्ग्यूमेंट है जो वो नहीं देता है। ऑप्शन ए, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन। मिल 2 तरह के एक्शन की बात करता है, ऐसे एक्शन जो सेल्फ रिगार्डिंग हो, जिससे दूसरे का कोई मतलब ना हो, ऐसे एक्शन जो अदर रिगार्डिंग हो, दूसरे को भी इफेक्ट करे। बी, ट्रूथ इज मैनी साइडेड। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि ट्रूथ के बहुत सारे साइड हैं। ऑप्शन नंबर सी, ट्रूथ इमर्जेस फ्रॉम डिबेट बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशन। जब अलग अलग पोजीशंस, अलग अलग जो व्यू पॉइंट है, उनके बीच डिबेट हो, तभी ट्रूथ बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, इवन ए स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ वन कैन टर्न आउट टू बी करेक्ट। कि इवन जो स्मॉल माइनॉरिटी है, चाहे किसी व्यू पॉइंट को मानने वालों की संख्या बहुत कम है, फिर भी उनका व्यू पॉइंट सही हो सकता है। तो मिल, आप देखिए, जो सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शन है, वो बात करता है फ्रीडम ऑफ एक्शन में, बट जो बाकी तीनों पॉइंट है वो करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आंसर इसका क्या होगा फिर। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए,
डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन, ये वाला पॉइंट मिल नहीं देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, ये देता है फ्रीडम ऑफ एक्शन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट डिड हॉब्स सपोर्ट इन लेवियाथन? हॉब्स लेवियाथन में किस प्रकार की सरकार का समर्थन करते हैं? थॉमस हॉब्स लेवियाथन नाम की किताब लिखते हैं जिसमें वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी देते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में हॉब्स बताते हैं कि कैसे स्टेट बना और बताते हैं कि स्टेट का प्रकार क्या होगा। तो वही पूछ रहा है कि स्टेट, कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक मोनार्की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सी एब्सोल्यूट मोनार्की, डी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन चारों में से कौन से पॉलिटिकल सिस्टम की हॉब्स बात करते हैं? तो हॉब्स चूंकि क्या बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान बहुत परेशान था, तो उसको एक बहुत पावरफुल सोवरेन की जरूरत होती है। तो पावरफुल सोवरेन किस में होता है? आंसर वुड बी ऑप्शन सी एब्सोल्यूट मोनार्की। अब एब्सोल्यूट मोनार्की क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की में ही सबसे ज़्यादा पावरफुल सोवरेन होता है, और हॉब्स बोलते हैं कि पावरफुल सोवरेन होगा वही लोगों को कंट्रोल में कर सकता है। वहीं अगर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात कौन सा थिंकर करता है, अगर आप देखें, जॉन लॉक करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात कौन करता है? रूसो। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात कोई पॉलिटिकल थिंकर नहीं करता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वालों में से, ये करते हैं हॉब्स। तो आपको ये याद रखना है, ये सिलेबस का पार्ट है, ये तीनों थिंकर भी सिलेबस में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, वैसे भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में आप पढ़ोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉइन द टर्म द इनविजिबल हैंड टू डिस्क्राइब द सेल्फ रिगार्डिंग रेगुलेटिंग नेचर ऑफ द मार्केट इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम? कौन से थिंकर द इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ का एक सिद्धांत देते हैं, जिसका अदृश्य हाथ का सिद्धांत है, इनविजिबल हैंड का सिद्धांत कौन से थिंकर देते हैं? जिसका मतलब ये होता है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो अपने आप को खुद से सही करता है, उसमें किसी को सही करने की जरूरत नहीं, एक अदृश्य हाथ वहाँ काम करता है पूंजीवादी व्यवस्था में, जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, खुद को खुद से सही करता है। तो इनविजिबल हैंड बहुत ही फेमस टर्म है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक हैक, ऑप्शन नंबर सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है जो द इनविजिबल हैंड की थ्योरी देते हैं, तो आप लोग बता सकते हो। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ देते हैं थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, what is the primary motivation for individuals to form a social contract and establish a government? थॉमस हॉब्स जो सामाजिक अनुबंध का अपना सिद्धांत देते हैं, उसमें वो क्या बोलते हैं, क्या कारण देते हैं कि लोग स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था को छोड़ते हैं और स्टेट बनाते हैं? थॉमस हॉब्स के अनुसार सामाजिक अनुबंध बनाने और सरकार स्थापित करने के लिए व्यक्तियों की प्राथमिक प्रेरणा क्या है? क्या कारण रहा कि उन्होंने लोगों ने राज्य नाम के इस इंस्टीट्यूशन को बनाया? हॉब्स के अनुसार, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तीनों थिंकर के अनुसार तीनों अलग अलग रीजन है, यहाँ पे पूछ रहा है हॉब्स के अनुसार क्या रीजन है। परसूट ऑफ हैप्पीनेस क्या एक रीजन है? प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और फियर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। तो आप लोग आंसर बताइए। आंसर वुड बी डी फियर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। अगर आपने हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो बताता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले, स्टेट से पहले, बिफोर सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन स्टेट ऑफ नेचर, प्राकृतिक अवस्था में लोग जो है कैसी ज़िंदगी जी रहे, सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को कोई मार रहा है, कोई नियम नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई किसी को कंट्रोल करने वाला नहीं है। ठीक है। तो ऐसी ज़िंदगी से लोग परेशान आ गए थे, लोग डर रहे थे। उसी डर के कारण लोगों ने क्या किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट बनाया।
प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट वाला रीजन कौन देता है? अगर आप लोग बता सको तो अभी कमेंट में आप बता सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट का रीजन कौन देता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में? सर जॉन लॉक। ओके, आंसर फियर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। Question number 6. Who argued that states should have a minimal role in society with a focus on protecting individual rights and promoting free market capitalism? किसने ये तर्क दिया कि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य को समाज में न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए, कि राज्य जो है वो कम से कम इंटरफेरेंस करे, स्टेट जो है वो इंटरफेयर ही ना करे लोगों की लाइफ में और मार्केट में, तभी जो है लोगों की अधिकारों की रक्षा होगी। मिनिमल रोल होगा स्टेट का, ऐसा कौन कहते हैं? 4 ऑप्शन है। ए कार्ल मार्क्स, बी जॉन लॉक, सी फ्रेडरिक हेग, डी जीन रेक्स रूसो। 4 यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, आप लोग बताइए आपको क्या सही लगता है। देखिए, कार्ल मार्क्स तो कभी हो ही नहीं सकता है कि स्टेट के मिनिमम इंटरफेरेंस की बात करें, वो तो स्टेट के ना ही होने की बात करते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो गया। इवन फिर रूसो हो गए, रूसो भी बात नहीं करते हैं बिल्कुल भी। 2 लोग यहाँ पे हैं, एक जॉन लॉक है, एक फ्रेडरिक है, ठीक है। बट मार्केट कैपिटलिज्म को खुल के सपोर्ट कौन करता है? ये टर्म देखिए, मार्केट कैपिटलिज्म की बात जहाँ पे हो रही हो, मिनिमलिज्म की बात हो रही हो, स्पेसिफिकली कौन करते हैं? नियो लिबरल थिंकर करते हैं। जॉन लॉक भी नेगेटिव लिबरलिज्म के पार्ट थे, वो भी मिनिमम स्टेट की बात करते हैं। ये 2 तो पहले ही क्रॉस हो गए, पर इन 2 में कंफ्यूजन है। बट जो नियो लिबरल थिंकर हैं वो मार्केट कैपिटलिज्म का बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, इतना जॉन लॉक नहीं करते हैं। पुराने थिंकर जो क्लासिकल वाले थे वो नहीं, कैपिटलिज्म का फोकस उनका इतना है, उनका इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो आंसर वुड बी सी फ्रेडरिक है। क्वेश्चन नंबर 7. विच पॉलिटिकल थ्योरी एडवोकेट्स फॉर द अबोलिशन ऑफ द स्टेट and the establishment of a society based on voluntary cooperation among individuals? कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य के उन्मूलन और व्यक्तियों के बीच स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित समाज की स्थापना की वकालत करता है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो वो कौन सी आइडियोलॉजी है जो बोलती है कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए, लोग खुद से मिल बांट के रह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिबरलिज्म, ऑप्शन नंबर बी एनार्किज्म, ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन नंबर डी फासिज्म। लिबरलिज्म के लिए भी स्टेट होना जरूरी है, फासिज्म के लिए भी, कंजर्वेटिज्म के लिए भी। एनार्किज्म ही एकमात्र ऐसी आइडियोलॉजी है जो कहती है कि स्टेट ना ही हो तो अच्छा है। तो ऑप्शन वुड बी बी, राइट ऑप्शन वुड बी बी। क्वेश्चन 8. हु इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल? जनरल विल के कॉन्सेप्ट के लिए कौन से इनमें से थिंकर को जाना जाता है? ऑप्शन ए जीएस मिल, ऑप्शन बी हॉब्स, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी रूसो। तो जनरल विल एक बहुत ही फेमस थ्योरी है। अगर आपको बेसिक भी नॉलेज हो पॉलिटिकल थ्योरी की तो आप बता सकते हो कि किसने दी है, तो आप लोग बताओ। अगर आपको इतना, अगर बहुत सारे होंगे जिनको अभी जनरल विल किसने दी ये भी नहीं पता है, तो उन लोगों को बहुत सीरियस स्टडी करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, पर बहुत बार पूछा जाता है। जनरल विल की थ्योरी आपका देते हैं जीन जैक्स रूसो। ऑप्शन वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 9. Who among the following advanced the notion of wheel of ignorance in his theory? कौन जो है अपने आइडियोलॉजी में, अपनी थ्योरी में व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के पर्दा के सिद्धांत देते हैं? इग्नोरेंस, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का पर्दा, अज्ञानता का पर्दा किसकी थ्योरी में आता है? बेनेटो क्रॉस, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी रॉल्स। अज्ञानता का पर्दा थ्योरी ऑफ जस्टिस में एक थिंकर देते हैं, अगर आपको याद हो, जो कि बात करते हैं कि जस्टिस की थ्योरी तभी दे पाएंगे हम अच्छी जब जो है जो थ्योरी दे रही हो उनके सामने अज्ञानता का पर्दा हो, वो अपनी भलाई ना देखें, वो अपना लालच ना देखें, उनको ये ना पता हो कि उनका लालच किस में हो, उनका सेल्फ इंटरेस्ट किस में है। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं जॉन रॉल्स। आंसर होगा डी।
क्वेश्चन 10, व्हाट वाज द एरिस्टोटल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्लेवरी। सिंपल है कि एरिस्टोटल स्लेवरी के बारे में क्या सोचते थे। ऑप्शन ए, वो इसके खिलाफ थे। ऑप्शन बी, ही डिसअप्रूव रिलेक्टेंटली। वो डिसअप्रूव तो करते हैं पर रिलेक्टेंटली, बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं थे। ऑप्शन सी, वो इसको नेचर के खिलाफ मानते हैं, ही कंसिडर्ड इट अगेंस्ट नेचर। ऑप्शन डी, ही कंसिडर्ड इट टू बी नेचुरल, वो इसको नेचुरल मानते हैं और इसका सपोर्ट करते हैं। तो एरिस्टोटल स्लेवरी के बारे में क्या सोचते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, ये भी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वो इसको नेचुरल मानते हैं और इसका सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन 11, कोट एक है, फ्रीडम इज द पॉजिटिव पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और इंजॉइंग समथिंग और डूइंग और इंजॉइंग। फ्रीडम का मतलब है वह काम करना जो आप इंजॉय करते हो और वो वर्थ इंजॉइंग भी हो, वर्थ डूइंग, वो काम करना जो आप करना चाहते हो और वो काम भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के यहाँ चोरी करना चाहते हो तो आपको करने दिया जाए, नहीं, वो काम वर्थ डूइंग हो, वो काम अच्छे हों, ऐसे कामों को आपको करे जाने की स्वतंत्रता ही फ्रीडम है। ऐसा कौन कहता है। ऑप्शन ए लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन बी टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन सी जी.एस. मिल, ऑप्शन डी एडमंड बर्ग। आप लोग बताइए ये कोट किसका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है, बार बार रिपीट होता है। आप लोग क्या कर सकते हो, जब मैं क्वेश्चन के ऑप्शन बोल रहा हूँ आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, फिर आंसर बता सकते हो, लिख सकते हो, फिर यहाँ पे चेक कर सकते हो कि क्या है आंसर। ठीक है, तो आंसर वुड बी टी.एच. ग्रीन। ठीक है, टी.एच. ग्रीन का कोट है। क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इनमें से कौन सा व्यक्तिवाद का आइडिया नहीं है। लेजे फेरे स्टेट मतलब मिनिमम, लीव अलोन, लेजे फेरे का मतलब होता है लीव अलोन, कि स्टेट समाज के या लोगों के जीवन में कोई भी इंटरफेरेंस ना करे। दूसरा, हिंड्रेस द फंक्शन ऑफ स्टेट, स्टेट के कामों को रोकता है कि ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, इसका भी मतलब वही है। कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्हेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि जो अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किसी से करे मतलब, तो वो लॉफुली अगर हो तो उसकी सुरक्षा करना, इसका मतलब बिजनेस करने की स्वतंत्रता देना, ये भी इंडिविजुअलिज्म में है। ऑप्शन डी, टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल लाइफ फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, इंडिविजुअल की जो जिंदगी है वो बचपन से लेके और उसकी मृत्यु तक, ग्रेव तक, उसकी देखभाल करना। तो इंडिविजुअलिज्म क्या है, इसके खिलाफ है कि स्टेट इंटरफेरेंस ना करे, तो जन्म से लेकर और मृत्यु तक क्यों देखभाल करेगा। ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है। मार्क्सिज्म कहता है कि हाँ, लोगों की देखभाल कम्युनिटी करेगी, वहाँ भी स्टेट की बात नहीं करता है। तो राइट आंसर वुड बी डी, टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। क्वेश्चन 13, राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट इट्स बेस्ट। ये कोट है, ये किसका है, इसका मतलब क्या है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश नहीं कर सकता है, कि वो मिनिमम, बेयर मिनिमम चीज़ें हैं, वर्च्यू है, जिसके बिना इंसान अपना बेटरमेंट नहीं कर सकता है। ये कोट किसका है। ए अर्नेस्ट बार्कर, ऑप्शन बी बर्नार्ड बोसैनक्वेट, ऑप्शन सी लास्की, ऑप्शन डी बेंथम। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। तो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी लास्की। क्वेश्चन नंबर 40, गांधी का स्वराज के बारे में क्या विचार था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रूल को वो स्वराज कहते थे। ऑप्शन बी, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बने तब उनको लगता है कि आएगा स्वराज। ऑप्शन सी, एडवांसमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल, उनको लगता था कि कॉलोनियल रूल जब और अच्छा चलेगा हमारे यहाँ तब स्वराज आएगा, या सिस्टम ऑफ मोनार्की जब आएगी तब स्वराज होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से मिली और लोगों में सेल्फ रूल हो, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
हु सेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मस्ट बी हेल्ड हाइयर देन पब्लिक मोरालिटी, ऐसा कौन सा थिंकर कहता है कि जो संवैधानिक नैतिकता है उसको हमेशा सार्वजनिक नैतिकता से ऊपर रखा जाना चाहिए, कि नैतिकता कहीं से भी आ सकती है, रिलीजन से आ सकती है, समाज से आ सकती है, सार्वजनिक जीवन से आ सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी एक नैतिकता देता है कि ये काम आपको करने चाहिए, ये नहीं, वही तो नैतिकता है जो हमको बताए हमें क्या करना हो। तो ऐसा कौन सा थिंकर है जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सही गलत बता रहा है वो बाकी सब सही गलत की जो परिभाषाएं हैं, चाहे वो कोई धार्मिक हो, रिलीजियस हो, उन सब से ऊपर होना चाहिए? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी अम्बेडकर। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, अम्बेडकर। अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के सपोर्टर थे। क्वेश्चन 16, फॉर सावरकर व्हाट वर द थ्री फंडामेंटल बॉन्ड्स दैट यूनाइटेड हिंदूज? सावरकर जो है कौन से तीन चीज़ों की बात करते थे जो हिंदूज की एक क्वालिटी है इंडिया में? टेरिटरी, रेस एंड कल्चर, टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सोवरेनिटी, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, और नन ऑफ द अबव। तो सावरकर का टॉपिक अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ो तो उनमें उसकी किताबें, उनकी मैगजीन, उनकी लाइफ, उसके अलावा एकमात्र जो इंपॉर्टेंट सबसे थ्योरी है, थ्री फोल्ड जो क्वालिटीज़ बताते हैं हिंदूज की, वो है। तो आपको हमेशा याद रखना। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ए, टेरिटरी, रेस एंड कल्चर। ये तीन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हिंदुइज्म के। क्वेश्चन 17, हु अमंग द फॉलोइंग स्पेसिफिकली क्रिटिक गांधी सेलिब्रेशन ऑफ चरखा? गांधी जी जो चरखे के सपोर्टर थे या चरखे की जो बात करते थे, बहुत ज़्यादा चरखे को का प्रचार करते थे, उसको क्रिटिसाइज किया किसी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर ने। वो कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, नेट, JRF, DU, JNU, CUET, हर जगह रिपीट होता है। ऑप्शन ए टैगोर, ऑप्शन बी सावरकर, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी पटेल। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन ए टैगोर। टैगोर क्रिटिसाइज करते थे उनके चरखे की पॉलिसी को, कि चरखे का जो सपोर्ट गांधी जी बहुत ज़्यादा करते थे उसको जो है टैगोर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, of the following four figures over whose political thought did the American philosopher John Davis thinking on democracy exercise profound influence? जॉन डेवी करके एक अमेरिकन थिंकर थे जिन्होंने डेमोक्रेसी पे बहुत काम किया, जिन्होंने डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ का सिद्धांत दिया। अगर आपने डेमोक्रेसी में पढ़ा हो, वो कौन से इंडियन थिंकर हैं जिन पे जॉन डेवी के प्रभाव पड़ा? जवाहरलाल नेहरू पे, बी अंबेडकर पे, सी MN रॉय पे, डी सुभाष चंद्र बोस पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा अंबेडकर। और अंबेडकर ने जॉन डेवी के अंडर में PhD करी थी, तो वहां से उन पे जॉन डेवी का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, जो कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी है, सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य डज नॉट डिस्कस अबाउट, इनमें से कौन सी चीज का वो वर्णन नहीं करते हैं? ऑप्शन ए स्वामी, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी अमात्य, ऑप्शन डी धर्मा। तो स्वामी, अमात्य, दुर्ग तो हैं ही, तो धर्मा की बात नहीं करते हैं कौटिल्य सप्तांग थ्योरी में, तो आंसर वुड बी ऑप्शन डी धर्मा। क्वेश्चन 20, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट इज बेसिकली, अरस्तु जो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट देते हैं वो क्या है? क्या वो डिवाइन थ्योरी है, भगवान से स्टेट का उत्पत्ति होती है ऐसा बोलते हैं, या फोर्स थ्योरी है कि राजा ने फोर्स से लोगों को कैप्चर किया है, अपने राज्य में डाला है, या ये उनकी थ्योरी है? या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, या हिस्टोरिकल थ्योरी देते हैं कि हिस्टोरिकली धीरे 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 विकास हुआ राज्य का? आंसर इसका क्या होगा? आंसर वुड बी डी, हिस्टोरिकल थ्योरी। हिस्टोरिकल थ्योरी देते हैं एरिस्टोटल कि धीरे धीरे विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, मैक्स वेबर हैज रेफर्ड टू द आइडियल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर जो है आइडियल टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, तो इनमें से वो कौन सी तीन अथॉरिटीज है, तीन तरह की आइडियल टाइप की अथॉरिटी की बात करते हैं? तो बता रहा है चार ऑप्शन, ट्रेडिशनल अथॉरिटी ए, नंबर बी मॉडर्न अथॉरिटी, नंबर सी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, नंबर डी लीगल रैशनल अथॉरिटी। कौन सी वो तीन है जिनकी बात करता है वो, या कौन से हैं वो जिनकी वो इनमें से बात करता है? ए या सी, केवल ट्रेडिशनल और कैरिस्मेटिक की, या A C D?
ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक और रीगल रैशनल, या ABD, या ABCD चारों? तो मैक्स वेबर की आइडियल टाइप अथॉरिटी बहुत फेमस क्वेश्चन है, घुमा फिरा के हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तीन तरह की अथॉरिटी की बात करता था, अगर आपने पढ़ा हो, ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब ए होगा पार्ट, कैरिस्मेटिक बात करता है मतलब सी होगा, लीगल रैशनल करेगा मतलब डी भी होगा। तो आंसर वुड बी बी, जिसमें ए, सी और डी है, ठीक है। क्वेश्चन 22, द व्यू दैट आइडियोलॉजी हैज कम टू एन एंड, एंड ऑफ आइडियोलॉजी की थ्योरी कौन देता है कि आइडियोलॉजी का एंड हो गया है? ऑप्शन ए फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन बी डेनियल बेल, ऑप्शन सी सैमुअल पी हंटिंगटन, डी लियो स्टॉल। एंड ऑफ आइडियोलॉजी की थीसिस आती है, कौन इनमें से उसके सपोर्टर हैं? राइट आंसर वुड बी आंसर बी डेनियल बेल। इनकी किताब भी है एंड ऑफ आइडियोलॉजी के नाम से। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बट काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 23, व्हाट डज द फ्रेज रूल ऑफ लॉ मीन? कानून का शासन जो वाक्य है उसका मतलब क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून के सामने सभी लोग समान हैं। ऑप्शन बी द लॉ शुड बी इफेक्टिव इनफ टू कीप सोसाइटी इन ऑर्डर, कि जो लॉ है वो इनफ होना चाहिए कि ताकि वो सोसाइटी को ऑर्डर में रख सके। ऑप्शन सी लॉ शुड रिफ्लेक्ट द विल ऑफ मेजोरिटी, जो कानून है वो मेजोरिटी व्यू पॉइंट को प्रदर्शित करे। ऑप्शन डी लॉयर शुड नेवर बी प्रोसिक्यूटेड, जो लॉयर हैं उनको कभी प्रोसिक्यूट ना किया जाए। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है, वो तीनों चारों बातों को सही दे देता है, बट हमको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमको पूछ रहा है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। जैसे कि लॉ इफेक्टिव होना चाहिए कि वो समाज को ऑर्डर में रखे, ये बात तो सही है, लॉ इफेक्टिव होना चाहिए, पर क्या रूल ऑफ लॉ का ये मतलब है? नहीं। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कानून की नज़रों में सब समान हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 24, अकॉर्डिंग टू ग्रामसी कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमनी मीन्स, ग्रामसी के अनुसार हेजिमनी का क्या मतलब है? मोरल एंड इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, ऑप्शन बी मटेरियल apparatus, ऑप्शन सी कोर्सिव पावर ऑफ द स्टेट, ऑप्शन डी पॉलिटिकल डायनेस्टी। तो ग्रामसी जो हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं उसका मतलब होता है कि कॉमन सेंस किसी आइडियोलॉजी का बन जाना, वही तो है हेजेमनी। तो कॉमन सेंस कैसे बनेगा? कोर्सिव पावर से भी नहीं बनेगा, मटेरियल पावर से भी नहीं बनेगा, पॉलिटिकल डायनेस्टी से भी नहीं बनेगा, इंटेलेक्चुअल और मोरल लीडरशिप से। कोई भी जो है आइडिया है, आइडियोलॉजी है, वो कॉमन सेंस का रूप धारण कर देती है। तो राइट आंसर ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रिप्लेस, जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है उसने किस थ्योरी को रिप्लेस किया? उससे पहले कौन सी थ्योरी थी स्टेट के बनने की जिसको इसने रिप्लेस किया? इसका ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फोर्स थ्योरी, बल का सिद्धांत, ऑप्शन बी डिवाइन राइट थ्योरी, ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत, ऑप्शन सी पेट्रियार्कल थ्योरी, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, ऑप्शन डी मैट्रियार्कल थ्योरी, मातृसत्तात्मक सिद्धांत। तो कौन सी थ्योरी थी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले थी? तो लॉक भी जिसको क्रिटिसाइज करते हैं वो थ्योरी है डिवाइन राइट थ्योरी। आंसर वुड बी राइट आंसर वुड बी बी, डिवाइन राइट थ्योरी। इसको रिप्लेस करते हुए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है, ठीक है। तो गाइज ये 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। इन्हीं टॉपिक्स के आसपास से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस बार के सीयूटी में। फैक्चुअल क्वेश्चन, कोट, कॉन्सेप्चुअल, हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि चूँकि एक बहुत छोटा सा जो कॉलेज किसी छोटे कस्बे में, छोटे शहर में है, वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन के लिए भी सीयूईटी ही होगा और बहुत बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन के लिए भी। तो वो जो है लेवल को समान रखते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी होंगे और कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ भी होने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिए हर तरह के क्वेश्चन के लिए जिस तरह का आपका एम है। बाकी आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक देख सकते हैं। नेक्स्ट डे अगेन नेक्स्ट टॉपिक पे 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो आपको देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप CUT वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास।